19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज नेता आज कर रहे हैं नामांकन। रांची प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने अंतर्राज्यीय सीमा मूरी, पुरुलिया, श्यामनगर और सोनाहातू बॉर्डर का किया निरीक्षण। आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच का निर्देश। नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री के खिलाफ अभियान में पलामू पुलिस को सफलता। 50 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर जबकि नशीले टैबलेट और सिरप के साथ एक दंपति गिरफ्तार। और हॉकी इंडिया ने वार्षिक पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों के नाम का किया ऐलान। झारखंड की सलीमा टेटे और दीपिका सोरेंग भी मनोनीत खिलाड़ियों में शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 102 में से 98 सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज नेता आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। देश में 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चल रही है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 98 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। बिहार की 4 सीटों पर नामांकन भरने की आखिरी तारीख कल यानी कि 28 मार्च है। बिहार में पर्चों की जांच 30 तारीख को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटों समेत छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1-1 सीट पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को बढ़ती गर्मी के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। यह परामर्श मौसम विभाग के इस वर्ष मार्च से जून के दौरान सामान्य से अधिक तापमान के पूर्वानुमान के बाद जारी किया गया है। आयोग ने गर्मी के प्रभाव को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों को साझा किया है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान दलों और मतदाताओं को आवश्यक पड़ने पर ORS मुहैया कराया जाए ताकि ये लोग गर्मी के मौसम में लू से खुद को बचा सकें। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पेयजल की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मतदाताओं और मतदान कर्मचारियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल किट की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनाती मतदान केंद्रों पर की जाए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए रांची प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने कल अंतर्राज्यीय सीमा मूरी, पुरुलिया, श्यामनगर और सोनाहातू बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे अंतर्राज्यीय सीमा से आने जाने वाली हर वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मादक पदार्थों, शराब और नकदी समेत चुनाव को प्रभावित करने वाले अन्य वस्तुओं पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने तीसरी प्रखंड में आने वाले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित बूथों और इंटर स्टेट चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा क्षेत्र बिहार के बॉर्डर से सटे हुए हैं। जो इलाका बिहार से सटा हुआ है वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस इलाके में शांतिपूर्ण मतदान कराना पुलिस के लिए हमेशा से ही चुनौती रही है। इस चुनौती को देखते हुए गिरिडीह प्रशासन अभी से ही अलर्ट मोड में है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की फौज तैयार कर ली है और नाम भी जारी कर दिया है। ये 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार। मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नाम हैं। इस लिस्ट में पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है।
अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। सूची के मुताबिक 7 केंद्रीय मंत्री भी एमपी के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम भी शामिल हैं। हालांकि अहम खबर ये भी है कि उमा भारती और प्रज्ञा सिंह ठाकुर दोनों का नाम इस लिस्ट में नहीं है। मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एमपी के सीएम मोहन यादव, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा सुशील मोदी को भी शामिल किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को भी जगह मिली है। हालांकि बक्सर से उनका टिकट कट गया है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का नाम भी शामिल है। पीएम मोदी और प्रमुख केंद्रीय नेताओं के अलावा पश्चिम बंगाल में भाजपा की ओर से शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, स्वप्न दास गुप्ता, मुफुजा खातून, रुद्रनील घोष, अमिताभ चक्रवर्ती, सुकुमार राय, सिद्धार्थ तिर्की, देवाश्री चौधरी सहित कई बड़े नेता स्टार प्रचारक बनेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान की खबरों के बीच कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कल नई दिल्ली में बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। श्री यादव ने कहा कि सभी को उनकी सीट मिलेगी और जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। करें अगर बिहार की तो सीट बंटवारे को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान की खबरें लगातार जारी हैं और यहां कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने नई दिल्ली में बैठक की है। इसमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को उनकी सीट मिलेगी और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। सिंहभूम, खूंटी और पलामू के साथ ही लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी, जबकि प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामजदगी के पर्चे दाखिल कर सकेंगे। इस लोकसभा क्षेत्र में पूरा गुमला और लोहरदगा के साथ रांची का भी कुछ हिस्सा आता है। क्या है चुनाव को लेकर गुमला जिले की तैयारी, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। यह निर्वाचन क्षेत्र पूरे गुमला और लोहरदगा जिलों के साथ रांची जिले के कुछ हिस्सों को कवर करता है। गुमला जिले में सिसई, विशुनपुर और गुमला 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग का भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि 80% वोटर टर्नआउट हमें इम्प्लीमेंट करना है और इंश्योर करना है। तो जो हमारी पूरी टीम है वो ये इंश्योर करने में लगी है कि जो पूरा मतदान प्रक्रिया हो इंक्लूसिव हो और सेफ हो, ताकि 80% वोटर टर्नआउट हम लोग अचीव कर सकें। लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए 13 मई को होने वाले मतदान में इस बार गुमला जिले के 7,80,136 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान के लिए 1,748 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 233 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। 13 मतदान केंद्रों में हेली ड्रॉपिंग की व्यवस्था की गई है। 13 मई को हमारे लोहरदगा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। तो उसको लेके हमारी जो पोलिंग स्टेशन पे एएमएफ की तैयारी है, इलेक्टोरल रोल का प्यूरिफिकेशन है और जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, सभी को प्लान कर लिया गया है। ट्रेनिंग भी सभी मतदान कर्मियों की हो गई है और निरंतर आगे भी जो मल्टीपल ट्रेनिंग्स हैं वो होती रहेंगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय है। जिले के पुलिस अधीक्षक भोला कुमार सिंह ने बताया कि गुमला जिले में सुरक्षा बलों की पर्याप्त संख्या है और अभी से ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। तो एसीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम लोग लगातार इस पर वर्कआउट कर रहे हैं और जो हम लोगों को हेडक्वार्टर और बाकी जगहों से आश्वस्त किया गया, पर्याप्त संख्या में बल हम लोग को उपलब्ध कराया जाएगा और जो भी सेंसिटिव और क्रिटिकल बूथ्स है वहाँ पे सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट का प्लान है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान लोहरदगा सीट के लिए 66.3% वोट पड़े थे। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की ओर से वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए
कई अनूठी पहल की जा रही है ताकि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। गुमला से बलदेव शर्मा के साथ मैं दिवाकर कुमार। नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री और तस्करी रोकने को लेकर चलाए जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले की पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिला मुख्यालय के निजी बस पड़ाव से ओडिशा के 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि तस्करों के पास से 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। उधर जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 किलोग्राम गांजा, नशीले टैबलेट, प्रतिबंधित सिरप और करीब 15,000 रुपए के साथ एक दंपति को गिरफ्तार किया है। मिला था कि 4 लोग कुछ बड़ा बड़ा बैग्स लेके बस स्टैंड के पास से घूम रहे थे, तो हम लोगों ने इसे सत्यापन के लिए टीम गए और हम लोगों को जब ये लोग भागने लगे तो हम लोग इनका तलाशी लिया और बैग में जब देखने लगे तो पता चला ये लोग के पास लगभग 50 किलो गांजा है जिसका कीमत लगभग 25 लाख के आसपास होगा और उसमें ओडिशा के रहने वाले 4 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनके पूछताछ के दौरान ये लोग बताए हैं कि ये लोग यूपी जाने वाले रास्ते में यहाँ पे उतरे हुए हैं, ठहरने के लिए जगह खोज रहे थे और उसमें यूपी का एक जेपी सिंह का नाम आया है जिसके पाकुड़ जिले के नगर थाना क्षेत्र के पाकुड़ हिडनपुर मुख्य सड़क पर आज ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर बगल में बेचारा साइकिल वाला को लगा था, नहीं इतना ही स्पीड चलता है ट्रैक्टर वाला सब कि मैंने बोलते बोलते हम लोग थक चुके, उसको वार्निंग भी दे रहे फिर भी समझ नहीं आ रहा। वो बेचारा सामने लग गया और पीछे चक्का के सामने उसका माथा आ गया और दबा के ट्रैक्टर वाला से साइकिल से एक आदमी अपने घर जा रहा था, वही मार के चला गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्त में हैं। यह गिरफ्तारी कितनी सही और कितनी गलत है, इस पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की है। अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामला चला तो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने बहस की है। ईडी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि आज सप्लीमेंट्री लिस्ट में लगे मामलों की सुनवाई के बाद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। दरअसल केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को ही चुनौती दी है। केजरीवाल फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर बैठक हुई। बैठक में श्री कुमार ने ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया जो मतदान दिवस पर आवश्यक सेवा में लगे रहेंगे। दुमका में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिले के उपायुक्त ए दोडे ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, रैंप, बिजली, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट जैसी तमाम सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। खूंटी जिले के विभिन्न पंचायतों में महिला समूह की दीदियों द्वारा स्वीप कोषांग अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली, मतदाता शपथ दिलाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड के हीरा खुठहरी गांव में 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों होली खेलने के बाद नहाने के लिए तालाब गए थे। इसकी खबर सुनते ही गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट मलाही टोला निवासी एक व्यक्ति की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हथियार और हत्या में प्रयुक्त कार के साथ हत्या के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
रांची के रिम्स से फरार कैदी राजा सिंह उर्फ राजू और उसके साथी प्रकाश गोप उर्फ छोटू को सरायकेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों एक हत्याकांड को अंजाम देने की तैयारी में थे। इससे पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र के कोनकी से पुलिस ने लगभग 100 किलो जावा महुआ शराब और कई शराब भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही पिठोरिया से एक दुकान में अवैध तरीके से बिक रहे 11 बोतल बियर भी जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक को पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद तेज धारदार हथियार से हमला किया गया और बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में आग लग गई। आग लगने की वजह से अस्पताल में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर नियंत्रण पा लिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांदा प्रखंड में जलमीनार ढहने से उसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई। हादसे के वक्त वह पानी लेने के लिए जलमीनार के पास गई थी। जब वह बर्तन में पानी भर रही थी तब जलमीनार गिर गया और महिला उसके नीचे दब गई। सिमडेगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के पिथरा गांव में जंगली सुअर ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में पारा चढ़ने से गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। रांची समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं 30 मार्च को एक बार फिर मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 मार्च को राज्य के कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 1 अप्रैल को आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। और अब बात कारोबार जगत की। भारतीय जीवन बीमा निगम को 2 वित्त वर्षों के लिए जीएसटी के कम भुगतान को लेकर कर अधिकारियों से लगभग 178 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। ऑनलाइन बिक्री मंच अमेजॉन और उसके एक खुदरा विक्रेता पर सेवा में खामियों के लिए 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आयोग ने अमेजॉन को ग्राहकों को एक पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने कहा है कि उसने 13Q400 विमानों से संबंधित 755 करोड़ रुपए की देनदारियों के निपटान के लिए विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा के साथ समझौता किया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर मंगलवार को 6.8% तक कर दिया। अमेरिका स्थित एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में मजबूत घरेलू गति के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि 6.4% होने का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। प्याज निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वजह से मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट की चिंताओं के बीच सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि वो उनके हितों की रक्षा के लिए अगले 2-3 दिन में 5 लाख टन रबी प्याज की खरीद शुरू करेगी। जापान की प्रमुख वाहन कंपनी निसान मोटर कंपनी लिमिटेड वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत में 3 नए मॉडल उतारने की योजना बना रही है। कंपनी ने बयान में कहा है कि उसने अपनी नई वैश्विक व्यापार योजना के तहत देश को निर्यात का केंद्र बनाने की योजना बनाई है। भारत का चालू खाता घाटा तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में कम हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि व्यापार घाटे में कमी की वजह से चालू खाते का घाटा कम हुआ है। तीसरी तिमाही में चालू खाते का घाटा 10.5 बिलियन यानी कि जीडीपी का 1.2% दर्ज किया गया था। आर्थिक मोर्चे पर ताजा आंकड़ों में अच्छी खबर आई है। देश के चालू खाते के घाटे में कमी दर्ज हुई है, जिसका मतलब ये है कि देश में विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो रही है और निर्यात में इजाफा हो रहा है। जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक होता है तो इसे चालू खाते घाटे की स्थिति कहते हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में चालू खाता घाटा जीडीपी के 1% के स्तर पर आ सकता है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों में देश के चालू खाते के घाटे में कमी आई है। 2023-24 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में
ये घट करके 10.5 अरब डॉलर पर आ गया। बीते साल अक्टूबर दिसंबर तिमाही में ये 16.6 अरब डॉलर के स्तर पर था। चालू खाते के घाटे के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% के स्तर पर दर्ज किया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ये चालू खाता घाटा बीते 2 साल में सबसे कम है। जुलाई सितंबर तिमाही में ये 11.4 अरब डॉलर के स्तर पर था और बीते साल इसी अक्टूबर दिसंबर तिमाही में ये 16.8 अरब डॉलर के स्तर पर था। आरबीआई के मुताबिक सर्विस सेक्टर में भी खासा उत्साह बढ़ाने वाली खबर आई। आरबीआई के ताजा आंकड़ों में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 5.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सॉफ्टवेयर, बिजनेस और ट्रैवल से जुड़ी सेवाओं में उछाल के कारण देश का सेवा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। रिजर्व बैंक ने बताया कि चालू खाते घाटे में आई उल्लेखनीय गिरावट के पीछे भी सेवा क्षेत्र की अहम भूमिका है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार काफी तेजी से बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही में देश में आने वाले विदेशी मुद्रा भंडार में 6 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि 1 साल पहले इसी तिमाही में इसमें 11.1 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी। दूसरी ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4.2 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह हुआ, जो कि 22-23 की तीसरी तिमाही के 2 अरब डॉलर के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। तीसरी तिमाही के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी 12 अरब डॉलर को पार कर गया, जो 1 साल पहले इसी तिमाही में 4.6 अरब डॉलर से ज्यादा है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। हॉकी इंडिया ने छठे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों के लिए मनोनीत सदस्यों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में झारखंड की सलीमा टेटे और दीपिका सोरेंग भी शामिल हैं। यह पुरस्कार 8 श्रेणियों में दिए जाएंगे। वार्षिक पुरस्कारों की कुल राशि 7,56,00,000 रुपए होगी। यह पुरस्कार कैलेंडर वर्ष 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाएंगे। छठे वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन आगामी 31 मार्च को नई दिल्ली में होगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री दिलीप कुमार तिर्की ने कहा कि मनोनीत सदस्यों का चयन एक चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन हालिया समय में बेहतर प्रदर्शन को प्राथमिकता देते हुए यह कार्य संपन्न किया गया है। इधर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा है कि यह पुरस्कार प्रतिभाओं को मान्यता देने वाला होगा और हमें अपने खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। इंडियन प्रीमियर लीग में आज हैदराबाद में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोनों ही टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस मुकाबले में पैट कमिंस और हार्दिक पांड्या की कोशिश पहली जीत दर्ज करने पर होगी। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स का जलवा कायम है। टीम ने मंगलवार को अपने होम ग्राउंड में गुजरात टाइटंस को खिलाफ 63 रन की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल के खुमार के बीच भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ऐलान। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 22 नवंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। डे नाइट टेस्ट। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में खेले जाने वाले महिला एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 जुलाई से होगी। स्पेन में खेली जा रही मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत की पीवी सिंधु अपने अभियान का आगाज करेंगी। सिंधु का सामना पहले दौर में कर्नाटक के वेन यू हांग से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अभियान का आगाज करेंगे। श्रीकांत का पहला दौर में सामना जापान के कू ताकाहाशी से होगा। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए शाकिब अल हसन की हुई बांग्लादेश टेस्ट स्क्वाड में वापसी। करीब साल भर बाद हुई टेस्ट टीम में वापसी। वेल्स की टीम यूरो 2024 में जगह बनाने में चूकी। प्लेऑफ फाइनल मुकाबले में पोलैंड के हाथों पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से मिली हार। आज विश्व रंगमंच दिवस है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस, देखते हैं इस रिपोर्ट में। विश्व रंगमंच दिवस है। रंगमंच न केवल मनोरंजन का जरिया है, बल्कि ये लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ प्रेरित करने का भी काम करता है। रंगमंच दुनिया भर में कला, संस्कृति और परंपरा के प्रसार का एक सबसे सशक्त माध्यम है। ये अलग अलग नाटक के मंचन के द्वारा सामाजिक बुराइयों और समस्याओं के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है। आज का दिन थिएटर आर्ट्स के महत्व और उनके द्वारा समाज में लाए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। रंगमंच में कई तरह की शैलियां, विधाएं और सांस्कृतिक परंपराएं शामिल हैं। रंगमंच समय के साथ काफी विकसित हुआ है। विश्व रंगमंच दिवस कला के महत्व का जश्न मनाता है, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाती है, मनोरंजन करती है, सिखाती है और बदलती रहती है।
विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में रंगमंच को लेकर जागरूकता लाना और इसके महत्व को समझाना है। हम जानते हैं कि एक लंबे समय से रंगमंच अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रहा है। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है? नाटक जब अभिव्यक्ति का एक इतना बड़ा माध्यम है तो कोई भी समाज जो नाटक से अछूता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए हमारे देश में लगभग 3000 साल के आसपास, उससे पहले भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था। उसमें भी उन्होंने कहा है कि नाटक जो है वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का स्रोत है। उसमें कला के अलग अलग विधा का एक समाहार है, एक समावेश है। तो आज जब हम वर्ल्ड थिएटर डे मना रहे हैं, वर्ल्ड में हमने पहले भी सुना है, कहा गया है कि पूरा विश्व एक रंगमंच है। ये लोगों के लिए है, लेकिन हम रंगमंच में रंगकर्म करने वालों के लिए हमारे तो रंगमंच ही पूरा वर्ल्ड है। दुनिया भर में लाखों लोग थिएटर कला का आनंद लेते हैं। निर्माण में हफ्तों, यहाँ तक कि महीनों तक की तैयारी भी लग जाती है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ता है। नाटककार उत्तम कथानक, संवाद और क्रियाकलाप प्रस्तुत करता है। निर्देशक और अभिनेता चरित्र विकसित करते हैं और पंक्तियां लेखक की दृष्टि को उजागर करती हैं। निर्देशन, संगीत, रोशनी और कोरियोग्राफी पूरे शो को एक साथ लाती है। जैसे अभी OTT आ गया है, लोगों के हाथ में सिनेमा आ गया है, बट थिएटर की एक लाइव परफॉर्मेंस की जो खूबसूरती है, और जैसा हम बोलते हैं कि थिएटर जो है वो समाज का आईना है, तो एक जो थिएटर आर्टिस्ट है या फिर एक जो डायरेक्टर एक थिएटर पीस क्रिएट करता है, एक नाटक क्रिएट करता है, तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके समाज को देखता है। समाज में जो घट रहा है उसको अपने उस थिएटर मीडियम में लाने की कोशिश करता है और लोगों को अवेयर करता है। और एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ऑडियंस जो है वो एक दीपक लेके आता है थिएटर देखने या कोई नाटक देखने, और वहाँ जो अभिनेता होता है या जो डायरेक्टर होता है वो उस दीपक को जलाता है। रंगमंच देखने भी आते हो तो आप एक साथ आते हो, एक ग्रुप के साथ आते हो। किसी के साथ बैठना और किसी चीज़ को देखना और फिर उस मैसेज को ग्रेस्प करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे बच्चों में, हम बड़ों से लेके हर किसी में ज़रूरी है। कहते हैं कि कलाकार जीवन के विभिन्न रूपों को अपने तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। जिंदगी में किसी का मनोरंजन करना अगर सफल हो गया तो मानो कलाकार का जीवन सफल हो जाता है। थिएटर में समय के साथ कई बदलाव हुए हैं, लेकिन कहानी कहने और मानवीय अभिव्यक्ति का उसका मूल उद्देश्य आज भी वही है। आज दर्शकों के पास फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया सहित मनोरंजन के विविध विकल्प हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भी रंगमंच अपनी विश्वसनीयता के साथ दर्शकों तक अपनी पहुंच को हर दिन बढ़ा रहा है। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज। साजनी हो, साजनी हो, साजनी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और YouTube से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD। आप हमें YouTube चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज नेता आज कर रहे हैं नामांकन। रांची प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने अंतर्राज्यीय सीमा मूरी, पुरुलिया, श्यामनगर और सोनाहातू बॉर्डर का किया निरीक्षण। आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच का निर्देश। नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री के खिलाफ अभियान में पलामू पुलिस को सफलता। 50 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर, जबकि नशीले टैबलेट और सिरप के साथ एक दंपति गिरफ्तार। और हॉकी इंडिया ने वार्षिक पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों के नाम का किया ऐलान। झारखंड की सलीमा टेटे और दीपिका सोरेंग भी मनोनीत खिलाड़ियों में शामिल।